इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वाटर रिसोर्सेज में हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो इंडो चाइना के बीच ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के जो इश्यूज़ हैं या कंसर्न्स कहिए या कॉन्फ्लिक्ट्स या टेंशन्स कहिए, उस पर हमने पहला भाग कवर किया। हमने उसका टाइटल जियोपॉलिटिक्स ऑफ वाटर रखा, इंडो चाइना दैट इज़ जियोपॉलिटिक्स ऑफ वाटर। आज उसके हम सेकेंड सेशन की ओर बढ़ेंगे। ये सेकेंड सेशन है, इसमें हम आपको इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन समझाएंगे। ओके, किन चीज़ों पर हम बात करेंगे? देखो, ऐसा माना जाता है कि चीन ब्रह्मपुत्र रिवर जो उसकी कंट्री में तिब्बतन रीजन में यार्लंग सेंगपो के नाम से जानी जाती है, उस नदी पर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर बहुत सारे डैम्स बना रहा है। चीन के द्वारा जल्दी डाटा शेयर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि चीन का जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो लगभग 40 डैम बनाना है। कहाँ पर? तिब्बतन रीजन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एरिया जो है तिब्बत रीजन का, चीन का, वहाँ पे लगभग 40 डैम बनाने हैं, जिसमें से 20 डैम अकेले यार्लंग सेंगपो या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाने हैं। 20 डैम। ओके। और दूसरा, मैंने पिछले लेक्चर के तहत बताया था कि यार्लिंग सेंगपो जब इस तरह से चढ़ती है तो एक बेंड लेती है शार्प, और फिर इंडिया की ओर आती है। उस बेंड के ऊपर भी चीन डैम बनाने जा रहा है। लगभग 9 डैम चीन उस पूरे रीजन में बनाएगा। वो जो पूरा बेंड एरिया है वहाँ पे 9 डैम बनाएगा, जिन डैम्स का भारत के लिए बहुत हैवी कंसर्न है, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की टेरिटरी से जस्ट 30 किलोमीटर की दूरी पर ही इनमें से कुछ डैम्स का निर्माण होगा। एक डैम है दैट इज़ द मेडोंग डैम। उसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है अगर इसका मिसयूज़ हो जाएगा। फिर ऐसे में ही भारत भी अरुणाचल प्रदेश के अपने उस एरिया में जहाँ पर उसका बॉर्डर बहुत क्लोज है चीन से, भारत भी डैम का निर्माण वहाँ पर कर रहा है। यिंग कियांग एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर भारत डैम बना रहा है। एक तरह से भारत चाइना को वहाँ काउंटर कर रहा है। अभी इमेजेस वाया मैं ये सारा कुछ समझाऊंगा। तो ये जो ऑथर है, ये जो आर्टिकल छपा है, जो एनालिसिस है, वो इसके इर्द गिर्द है कि क्या सही में ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के भारत और चीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पानी को लेकर के ही कॉन्फ्लिक्ट है क्या? क्या समस्या पानी की ही है? इसको आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश की गई है। आर्टिकल लिखने वाले का पर्सपेक्टिव ये है, उस थिंक टैंक का पर्सपेक्टिव ये है कि ये बात पानी के मसले की नहीं है। जो इतने हैवीली प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स का पर्पस कुछ और है। पर्पस क्या है? पर्पस है चीन इस रीजन में इन प्रोजेक्ट्स की मदद से, इन डैम्स की मदद से अपनी टेरिटरी को डिमार्केट कर रहा है। जैसे आप अपने खेतों के इर्द गिर्द बार्ब्ड वायर लगाने के लिए वो जो पिलर्स गाड़ते हो, बुर्जियाँ, वो आपके खेत की टेरिटरी को डिमार्केट करता है। ठीक वो ये कह रहे हैं कि नदी के फ्लो को ध्यान में रखते हुए वो बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डैम्स बन रहे हैं इनका पावर डेवलप करना या इरिगेशन नेटवर्क डेवलप करना, ये कोई मेन कंसर्न नहीं है। मेन कहानी है कि इन डैम्स का बनाना चीन की भारत के निकट अपनी टेरिटरी की डिमार्केशन है। और ठीक इसी रीजन में भारत भी डैम्स बना रहा है। वो भारत की तरफ से अपनी टेरिटरी की डिमार्केशन है टू कन्फ्रंट द चाइना। तो दोनों आज नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, चीन पे तो नहीं था, भारत में था, तो उस समय भारत के एंड पर अंग्रेज खड़े थे और उस तरफ तो चीन सीधा ही खड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी दौर ऐसा था कि अंग्रेज़ों ने और चीनियों ने अपनी सीमाओं को बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े पत्थर रख के डिमार्केट किया था, निर्धारित किया था। उन बड़े बड़े बोल्डर्स, उन बड़े बड़े पत्थरों को आज रिप्लेस कर दिया है इन बड़े बड़े डैम्स और प्रोजेक्ट्स ने। ये डैम्स और प्रोजेक्ट्स पानी का प्रबंधन या पन बिजली को पैदा करना जैसा उतना नहीं, ये डैम और ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स ये सीमाओं को निर्धारित करने का खेल है। इसलिए दोनों मुल्कों के लिए ये इतने ज़रूरी हैं।
इसलिए दोनों मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कंसर्न्स बने हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मपुत्र महत्वपूर्ण बनी हुई है। दैट इज़ द थिंग। और हम इस डिस्कशन को कामयाब बनाएंगे सारे डेटा और कॉन्सेप्ट्स के साथ। शुरुआत करते हैं, जो लिखा है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सो इंडो चाइना जियोपॉलिटिक्स ऑफ वाटर लिखा है, साउथ एशियाज ब्रह्मपुत्र हैज़ बीन साइटेड एज वन ऑफ द बेसिन्स मोस्ट एट रिस्क फॉर इंटरस्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। साउथ एशिया में ब्रह्मपुत्र का बेसिन ऐसा माना जाता है कि उच्च स्तरीय कन्फ्लिक्टों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में इंटरस्टेट रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति पैदा होती है। बट द रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट ओवर वाटर इन फैक्ट लो। ऑलवेज जो हम परसीव करते हैं कि जो रिस्क है, कॉन्फ्लिक्ट का जो रिस्क है, वो फ्लो ऑफ वाटर की वजह से होगा, कि फ्लो ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाएगा, या चाइना को पानी की या भारत को पानी की ज़रूरत है ब्रह्मपुत्र से। वो ये कह रहे हैं कि रिस्क है, ब्रह्मपुत्र बहुत सेंसिटिव रिवर है, ये सही बात है, लेकिन वो रिस्क सही मायनों में फ्लो ऑफ वाटर से एसोसिएटेड नहीं है, इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। ओके, सो द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर इन फैक्ट लो, बहुत ही कम है। ओके, पानी से जुड़ा वो रिस्क बहुत कम है। तो फिर वो कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज चाइना फंक्शनली कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू द ब्रह्मपुत्र's फ्लो। चाइना के पास बेसिन एरिया ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा है। अगर चाइना, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश, जो 4 बड़े स्टेट हैं जिनके पास बेसिन है ब्रह्मपुत्र का, इनमें से सबसे ज़्यादा जो बेसिन एरिया है वो चीन के पास है। लेकिन चीन ब्रह्मपुत्र के वाटर में जो कंट्रीब्यूट करता है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है उसका। सो जो फ्लो ऑफ द वाटर है इन द ब्रह्मपुत्र, इसमें चीन की योगदान बहुत कम है, हालांकि रिवर का बेसिन बहुत ज़्यादा है चीन में। तो वो ये बता रहे हैं कि साउथ एशियाज ब्रह्मपुत्र हैज़ बीन साइटेड एज वन ऑफ द बेसिन मोस्ट एट रिस्क फॉर इंटरस्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बट द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर इज इन फैक्ट लो। वाई? बिकॉज चाइना फंक्शनली कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू द ब्रह्मपुत्रा's फ्लो देन इज कॉमनली परसीव्ड। जैसे जितना माना जाता है उससे बहुत कम मात्रा में चाइना ब्रह्मपुत्र के जल में योगदान देता है। ओके, एंड इन पार्ट, और दूसरा पहलू ये है, पहला पहलू तो बता दिया कि वाटर को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है वो इतना लो क्यों है। पहला भाग बता दिया कि चीन सही मायने में जो जल का योगदान है ब्रह्मपुत्र में वो बहुत कम देता है। और दूसरा पहलू क्या है, एंड इन पार्ट बिकॉज डिस्पाइट इट्स मैसिव वॉल्यूम, ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी द रिवर कैन कॉन्ट्रीब्यूट लिटिल टू सॉल्विंग इंडियाज सिग्निफिकेंट वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस। ब्रह्मपुत्र का ओवरऑल वॉल्यूम काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नदी बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है या करेगी भारत के वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस को ओवरकम करने में। ओके, तो ऐसे में भारत के लिए भी अपनी वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए या वाटर सिक्योरिटी से जुड़े हुए चैलेंजेस को निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र का वाटर वॉल्यूम उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या करता है। और दूसरी तरफ तो मतलब ये पानी का मसला ब्रह्मपुत्र से जुड़ा भारत के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वाटर के ऊपर कन्फ्लिक्ट हो इसका रिस्क बहुत लो है। और दूसरा चीन के एंड पर देखा जाए तो चीन के पास बेसिन एरिया बहुत है, बट वाटर में कंट्रीब्यूशन तो वो कम ही कर रहा है ऑलरेडी, है कि नहीं। ये 2 बातें उन्होंने यहाँ पर समझाई आपको। इन सब के बावजूद भी नॉनदलेस, यानी कि बहरहाल, nonetheless the Brahmaputra is intimately connected to Indo-China tensions, largely through the use of water infrastructure and investment as a form of territorial demarcation and control. इन सब के बावजूद भी चाहे ब्रह्मपुत्र का वाटर वॉल्यूम बहुत है, लेकिन वो
पानी की जो भारत की ज़रूरतें हैं उसको इंश्योर नहीं कर सकती, या पानी से जुड़ी जो भारत की दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, उनको दूर करने में उतनी कामयाब नदी नहीं है। दूसरी तरफ चीन का कंट्रीब्यूशन वाटर फ्लो में बहुत कम है। इन सब के बावजूद भी ब्रह्मपुत्र ज़रूरी है दोनों मुल्कों के लिए। कन्फ्लिक्ट इंटेंस है दोनों मुल्कों में इस नदी से एसोसिएटेड, क्योंकि इस नदी से जुड़ा जितना भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस वाटर से संबंधित उतना है ही नहीं। उसका पर्पस टेरिटोरियल डिमार्केशन एंड टेरिटरी कंट्रोल करना है। जैसे आपके प्लॉट पर या खाली पड़ी ज़मीन पर, किसी शामलाट ज़मीन पर, किसी कॉमन लैंड पर किसी ने कुछ निर्माण कर दिया, जैसे सड़कों के किनारे कुछ निर्माण कर दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि रोड साइड कुछ लोग बस रहे हैं, वो इल्लीगल सेटलमेंट है, सब जानते हैं, लेकिन एक काम किया जाता है कि वो वहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक स्थापना कर देते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है, पानी के नाम पर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका मेन इरादा है टेरिटरी का डिमार्केशन, टेरिटरी का कंट्रोल। अभी जैसे हमने समझा कि रोड साइड जब कुछ लोग बसे हैं, प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई ना करे या कोई जल्दी उन्हें उठा ना सके, तो क्या किया जाता है, कोई ना कोई धार्मिक स्थापना कर ली जाती है। अब देखना ये बड़ा कॉमन होगा, जब भी रोड साइड फुटपाथ के अगल बगल कोई भी ऐसी स्कैंटी सेटलमेंट आप देखेंगे, आपको कोई ना कोई धर्म से जुड़ी इमारत मिल जाएगी वहाँ, छोटी मोटी कुछ बना देंगे पक्का। क्यों? फिर उसके बाद उसे हटाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है। वो एक तरह से उस जगह पर अपना दावा रखना, यानी कि वो जो वहाँ पर आपने वो चीज़ बना दी, उसके धार्मिक उद्देश्य उतने नहीं हैं। अगल बगल में कोई बड़ा धार्मिक स्थान होगा थोड़ी दूरी पे ही, क्योंकि बसती हुई कॉलोनियाँ हैं, आप वहाँ जा सकते हो, यू कैन डू वर्शिप ओवर देयर, सभी पंथों से जुड़ी होंगी, लेकिन आपने वहीं क्यों बना दी वो? समझ रहे ना मेरी बात? अपनी छोटी सी झुग्गी में एक कोने में कोई भी एक गॉड इस्टेब्लिश करना एक बात है, लेकिन अलग से एक स्पेस क्रिएट करके आपने वो चीज़ बनाए जाते हैं सड़कों के किनारे। आप देखेंगे अलग अलग पंथ से जुड़ी हुई ऐसी निर्माण मिल जाएंगे आपको। उसका पर्पज़ है कोई, उसका पर्पज़ उतना ज़्यादा धार्मिक या उतना ज़्यादा आस्था से जुड़ा नहीं है, उसका पर्पज़ राजनीतिक है, जगह को कंट्रोल करना, कि जल्दी कोई आपको उठा ना पाए वहाँ पर। मेरी बात समझ में आई? ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ऑन द नेम ऑफ द डैम्स एंड द प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, किसी भी नाम पर, ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा मसला पानी से नहीं है। इसका मसला टेरिटरी का डिमार्केशन करना है और टेरिटरी का कंट्रोल करना है। वो आगे 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 बढ़ कर के चीन एकदम आगे आगे लाते जा रहा है अपने प्रोजेक्ट्स, और एक बार उसका प्रोजेक्ट लग गया तो फिर वो इलाका उसका डिक्लेयर्ड है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर कोई समस्या ही नहीं। फिर उसी को काउंटर करने के लिए भारत भी उधर की ओर जा रहा है, वो भी प्रोजेक्ट वहाँ लगा रहा है। जैसे ऐसा कहा जाता है 50 मीटर ऊंचाई का चीन जब इस बेंड पे प्रोजेक्ट लगा रहा है मेदोंग में, तो ये दावा किया गया है कि तिब्बतन प्लेट्यू से पहली बार चीन थोड़ा आगे निकला है और साउथ तिब्बत की तरफ आया है, इंडिया के बिल्कुल क्लोज कोई प्रोजेक्ट ऐसा लगाने जा रहा है जो साउथ ईस्ट तिब्बत में वर्ल्ड का टॉलेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और फिर इसीलिए भारत बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में, बिल्कुल चीन के बिल्कुल क्लोज यिनकियांग इलाके में अब इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, हाइड्रो पावर डैम, सेकंड लार्जेस्ट, भारत भी वो कर रहा है वहाँ पे। सो बोथ आर स्टेकिंग देयर क्लेम्स ऑन द टेरिटरी, both are trying to demarcating the territories, both are trying hard to control their respective areas. That is the tendency. So it is the main motive behind the investments in water infrastructure. Okay, but what we are perceiving that it is about the water control, it is about the flow of the Brahmaputra, it is about the bijli production. No, it is there, but its importance is very less as compared to the importance of
कंट्रोलिंग द टेरिटरी, डीमार्केटिंग द टेरिटरी। ओके, सो यहाँ पे कहा गया है कि द ब्रह्मपुत्र इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू इंडो चाइना टेंशंस largely through the use of water infrastructure investment as a form of territorial demarcation and control. Okay? For internationally shared rivers, conflict over the vital resource will occur when some tipping point is reached, particularly if tensions over other issues are high and there is no history of institutionalizing cooperation over water थ्रू ट्रीटीज़ एंड अदर मैकेनिज्म्स। वो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा गया है कि जो भी नदियाँ दो मुल्कों या दो से ज़्यादा मुल्कों में साझी होती हैं, शेयर होती हैं, उन रिवर शेयर हो रही हैं तो रिवर का मेन रिसोर्स कौन है? वाटर। तो किसी भी मुल्क में जब एक रिवर दो मुल्कों में शेयर हो रही है, पानी को लेकर के कन्फ्लिक्ट तब क्रिएट होता है, वो सरफेस पे तब आती है समस्याएं जब उन मुल्कों में अदर एरियाज़ में कई और फ्रंट पर जो टेंशन्स चल रही हैं वो बिल्कुल पीक पे आ जाएं, वो बिल्कुल टिप पे आ जाए, टिपिंग पॉइंट रीच हो जाए, तो तब फिर वो किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती हैं? इस तरह के रिसोर्सेज जो अक्रॉस कंट्री शेयर हो रहे हैं उनमें रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। जैसे कि भारत चीन के बीच में मेन मुद्दा समस्या क्या है? टेंशन्स किन फ्रंट पर है? बॉर्डर्स सही से डिसाइडेड नहीं है। इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड होता है दैट इज़ मैकमोहन लाइन, लेकिन चीन नहीं मानता है उसे। आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि इंडिया और चीन का अगर भारत का यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ले तो ओरिजिनली बॉर्डर कहाँ तक जाता है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? अक्साई चीन का एरिया चीन कंट्रोल किया हुआ है 1962 से। फिर इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में चीन अरुणाचल को लोअर तिब्बत मानता है। तो ऐसे में दोनों मुल्कों में जो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो टेरिटोरियल कंट्रोल को लेकर के है, वो बॉर्डर्स को एनक्रोच करने को लेकर के है, वो बॉर्डर लाइन की क्लैरिटी नहीं है, इसको लेकर के है। दैट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट। आई बात समझ में? और इस कॉन्फ्लिक्ट के तहत भी अगर देखा जाए तो वो टेरिटरीज़, वो बॉर्डर्स कंट्रोल करने की कवायद इसीलिए है ताकि वहाँ से गुज़रने वाले रोडवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़, एयरवेज़ को अपने मुल्क को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया जा सके। जैसे अक्साई चीन का इलाका चीन के पास आ गया, उससे थोड़ा इस तरफ जाएं तो सक्षम वैली वो पाकिस्तान के पास है, उसने वो चीन को लीज़ पे दे दी। अब अक्साई चीन से आगे उस वैली से कनेक्ट होकर के चीन सीधे फर्दर गिलगिट बाल्टिस्तान के वाया पाकिस्तान से कनेक्टेड है, और पाकिस्तान से कनेक्ट होकर के चीन को सीधा अरेबियन सी को एक्सेस मिलता है। अगर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो आपको ये क्लियर होगा ये देखिए, इसे ऑब्ज़र्व करिए। देखिए ये चीन है, अब आप यहाँ पर नोटिस करिए। अब देखिए यहाँ पे चीन है, ठीक है जी। मान लीजिए 1962 का युद्ध नहीं हुआ है और चाइना यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या सिचुएशन होती? सिचुएशन ये होती कि चाइना जो ओरिजिनल बॉर्डर है ये था, चाइना यहाँ पे रहता, ठीक है ना, चाइना यहाँ पे रहता, यहाँ पे तो इंडिया होता। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि 1948 के समय में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में शुरुआती पहली जंग हुई, सेनाएं जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ी रह गईं। ठीक है करणदीप, सही चल रहा वीडियो? सेनाएं जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ी रह गईं। बाद में शिमला समझौता हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC को एक्सेप्ट किया गया पोजीशन के तौर पर। तो ऐसे में ये जो इलाका है कश्मीर का, ये पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है,
उसके साथ ही ये ऑरेंज जो इलाका है ये भी कश्मीर का पाकिस्तान के कंट्रोल में था। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये सारे इलाके में, अरे यार इस इमेज को मतलब वही कर लेते हैं, छोड़ो इसको बार बार बड़ा करना पड़ रहा है, इसको सेट कर लेते हैं। चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पर कि चीन इस लाइन के इस तरफ यहाँ पे सीमित है, ये सारा भारत ही है, और कश्मीर के पास ये ऑरेंज वाला भी कश्मीर का ही है, कश्मीर यहाँ तक है, तो ये कश्मीर, तो ये सारा ऑरेंज वाला भी पाकिस्तान का है, सॉरी, ओके। तो ये पाकिस्तान यहाँ तक बैठा हुआ है, पाकिस्तान का है नहीं, वो बैठा हुआ है। अब ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, चीन यहाँ तक सीमित है, बीच में इंडिया आ रहा था ना, है ना, बीच में इंडिया आ रहा था। पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान कनेक्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर हुआ क्या, चीन ने अक्साई चीन कंट्रोल कर लिया, अक्साई चीन कंट्रोल किया, और पाकिस्तान ने ये वाली जो टेरिटरी है, ये वैली, ये चीन को दे दी, ये चीन को दे दी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, चीन यहाँ तक आया ही हुआ है अक्साई चीन कंट्रोल करके, और ये इलाका चीन को मिल गया। चीन इस तरह से कनेक्ट हो गया, चीन यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब चीन यहाँ से कनेक्ट होके इस तरह से चलता है, पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके ऐसे जाता है, ये ऐसे नीचे जाता है, और यहाँ पे चीन को अरेबियन सी का एक्सेस मिलता है। चीन इस तरह से अरेबियन सी को एक्सेस करता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो इस तरह से ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली इस इमेज में दिखेगा, चीन ने अक्साई चीन ले लिया। आगे देखिए, एरिया गिवन टू चाइना बाय पाकिस्तान डिस्प्यूटेड बाय इंडिया, ये सारा एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है इंडिया का, पर वो उसने चाइना को दे दिया। तो पहले चाइना यहाँ तक होना चाहिए था, पर फिर चाइना यहाँ तक हुआ, अक्साई चीन। फिर अब चाइना यहाँ तक आ गया क्योंकि पाकिस्तान ने ये एरिया उसको दे दिया। तो अब चीन इस तरह से चलता है, और ये देखिए यहाँ से ये सारा नॉर्दर्न एरिया से होते हुए इस तरह से नीचे उतर के अरेबियन सी को एक्सेस करता है। सो हम जब अलग अलग टेरिटरीज़ कंट्रोल करते हैं, उसके कई पर्पज़ होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम इस तरफ को देखें, अगर हम दूसरी तरफ की ओर जाना शुरू करें, तो यहाँ पर क्या नज़र आता है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ध्यान से देखें, तो मैकमोहन लाइन, दिस इज़ मैकमोहन लाइन, और इस बॉर्डर को चीन डिस्प्यूट करता है, चीन नहीं मानता इस बॉर्डर को। तो ऐसे में अब चीन, ये ग्रीन कलर का भारत का इलाका है, यहाँ पे सिक्किम है, ये भूटान है, ये बीच में चीन एंटर कर रहा है। चीन यहाँ तक अपना एक्सेस क्यों बढ़ाना चाह रहा है, ताकि वो इंडिया के स्ट्रेटजिकल कॉरिडोर्स को कंट्रोल करे, उसे वल्नरेबल बना दे। चीन ये सारा रीजन अरुणाचल का क्यों कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा बेसिन तो मेरे पास है, पर ब्रह्मपुत्र में मेरा वाटर में कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? मेरा सारा ये इलाका रेन शेडो है, तो ब्रह्मपुत्र में मैं पानी तो कंट्रीब्यूट उतना करता ही नहीं। ब्रह्मपुत्र में पानी कब आता है? ब्रह्मपुत्र में पानी तब आता है जब ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर होती है, ये है हैवी रेनफॉल एरिया, तो ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी है। तो ऐसे में ब्रह्मपुत्र का बेसिन कंट्रोल करके क्या फ़ायदा, जो मेरे पास है इतना ज़्यादा, ब्रह्मपुत्र का फ्लो भी मेरा होना चाहिए। ऐसे में उसे अरुणाचल चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्र में पानी है, वहाँ कंट्रोल कर लिया एक बार तो फिर पानी की ज़रूरतें भी अपनी पूरी करेगा। लेकिन वहाँ तक बढ़ने के लिए ज़रूरी है पहले उन इलाकों पे दावे ठोकना, और उन दावों को ठोकने के लिए धीरे धीरे बुर्जियाँ गाड़ते जाओ। बुर्जियाँ यानी कि कॉलम, पिलर बनाओ। और आज की बुर्जियाँ, आज के कॉलम कौन है? डैम प्रोजेक्ट्स, ह्यूमंगस प्रोजेक्ट्स। ओके, तो कोई भारत चीन में मुख्य जो टेंशन है वो टेरिटरीज़ को लेकर के है, बॉर्डर्स क्लियर नहीं है उसको लेकर के है, और उसका बेनिफिट उठाना चाहता है हर मुल्क अपने आप को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे चीन उठा रहा है,
भारत भी उठाना चाहता है। ऐसे में ये टेरिटरी की टेंशन्स चीन और भारत में बनी ही रहती है। फिर पैसिफिक ओशियन रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में कौन खुद को मजबूती से स्थापित करना चाहता है, इसकी आपस में दोनों में टसल बनी रहती है। साउथ एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को कौन लीड करेगा, इस चीज़ को लेकर के दोनों में संघर्ष बना रहता है। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ इश्यूज बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। जब इन फ्रंटों पे कुछ भी गड़बड़ होती है, इन फ्रंट्स पर, फ्रंटों नहीं, फ्रंट्स पर जब कुछ भी गड़बड़ होती है, मतलब जब ये इंटेंस होने लगते हैं, जैसे कि डोकलाम का वो मसला इंटेंस हुआ, सिक्किम और भूटान के बीच की टेरिटरी का एरिया, फिर अरुणाचल में जब तवांग क्लैशेस हुए, तवांग रीजन में, फिर जब हमने पढ़ा था वो अक्साई चीन में गलवान में जब क्लैशेस हुए, गलवान रिवर वैली क्लैशेस, ये सब टेरिटरी लैंड को लेकर के क्लैशेस हो रहे हैं। जब ये क्लैशेस पूरे इंटेंस हो जाते हैं, तब फिर हम उन रिसोर्सेज को अपने फेवर में यूटिलाइज करना चाहते हैं जो रिसोर्सेज अक्रॉस द बॉर्डर शेयर हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर वो रिवर्स ही होती हैं। तो ऑथर ये कहना चाह रहा है कि इंटरनेशनली जो रिसोर्सेज दो या उससे ज़्यादा मुल्कों में शेयर होते हैं, उनकी शेयरिंग को लेकर के समस्या तब दिखनी शुरू होती है जब अदर इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल पीक पे पहुंचे होते हैं। तो तब फिर हम उन रिसोर्सेज को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए पैंतरे अपनाते हैं। और ऐसे में भारत चीन में कई तमाम मसले हैं, और उन मसलों पे जैसे जैसे कड़वाहट बढ़ेगी, जैसे जैसे संघर्ष बढ़ेगा, वैसे वैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का दायरा और उसका स्तर बहुत बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर दोनों मुल्क बेस्ट टू बेस्ट मैनर में उसे अपने हक में इस्तेमाल करना चाहेंगे। ओके। और वो दूसरी बात वो कहता है, ऐसा ज़्यादातर चांसेस तब होते हैं जब उन मुल्कों में ऐतिहासिक रूप में संसाधनों के बंटवारों को लेके, रिसोर्सेज के शेयरिंग को लेके कोई ट्रीटीज़ या कोई अग्रीमेंट्स ना हो कॉपरेशन से जुड़े। और भारत चीन के मामले में यही सच है। भारत और चीन के बीच में रिसोर्सेज को शेयर करने को लेकर के कोई ट्रीटी, कोई अग्रीमेंट, कोई कॉपरेशन का प्लेटफॉर्म टिल डेट, हम 2024 में खड़े हैं, भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, चीन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इस्टेब्लिश हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ है। दोनों लगभग सेम टाइम के ही मुल्क हैं, लेकिन अब तक दोनों के बीच में पानियों के मुद्दों को लेकर के समझौता कोई नहीं है। देयर इज़ नो ट्रीटी, देयर इज़ नो अग्रीमेंट, देयर इज़ नो मैनेजमेंट और कॉपरेशन प्लेटफॉर्म बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्री। ऐसे में फिर ऑप्शन क्या बचती है? जब भी फिर होगा तो सीधा संघर्ष होगा, जब होगा तो सीधा स्ट्रगल ही होगा, क्योंकि कोई फॉरम ही नहीं है। अब भारत पाकिस्तान के बीच में तो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, कमिश्नर है, उसका फोरम है, बात करते हैं, दोनों मुल्क बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई फोरम ही नहीं है, देयर इज़ नो फोरम। बस डेटा एक्सचेंज को लेकर के 2002 का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो हर 5-5 साल पे रिन्यू होता है। 2002 में हुआ पहले, फिर 2008 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, और अब वो 2023 में एक्सपायर हो गया है। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू करने पर अभी बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है। वो 2002 का किया हुआ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि मानसून के दिनों में भारत के साथ चीन कितना वाटर का फ़्लो है, कितना डिस्चार्ज है, इसकी जानकारी साझा करेगा, ताकि भारत फ्लड्स के रिलेटेड पहले से प्लानिंग कर सके। दैट्स ऑल। अदरवाइज देर इज़ नो ट्रीटी, देर इज़ नो अग्रीमेंट, देर इज़ नो कॉमन डिस्कशन फोरम और प्लेटफॉर्म, देर इज़ नो यू कैन से मैनेजमेंट और कॉपरेशन एसोसिएटेड अग्रीमेंट्स, नथिंग लाइक दैट। ऐसे में फिर संघर्ष के मौके और बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फॉर इंटरनेशनली शेयर्ड रिवर्स, conflict over the vital resource will occur when some tipping point is reached, particularly if tensions over other issues are high and there is no history of institutionalizing cooperation over water through treaties and other mechanisms। ठीक है, कॉपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का कोई इतिहास ही नहीं है, क्योंकि ना कोई ट्रीटीज है, ना कोई अदर मैकेनिज्म्स हैं। ये उन्होंने आपके सामने शुरुआत रखी है, इंट्रोडक्शन रखी है। ठीक है, इसे मैं अब एक फ्लो में रिपीट करना चाहूँगा।
South Asia's Brahmaputra has been cited as one of the basins most at risk for interstate water conflict between China and India. But the risk of conflict over water is in fact low. Why? Because China functionally contributes less to the Brahmaputra's flow than is commonly perceived, and in part because despite its massive volume, the river can contribute little to solving India's significant water security challenges. Nonetheless, the Brahmaputra is intimately connected to Indo-China tensions largely through the use of water infrastructure investment as a form of territorial demarcation and control. For internationally shared rivers, conflict over the vital resource will occur when some tipping point is reached, particularly if tensions over other issues are high and there is no history of institutionalizing cooperation.